नमस्ते साथियों, आपके सामने क्लास 12th सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का एक पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में भी ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। पेपर है बोर्ड एग्जाम में, वो अपने 56 नंबर का आएगा और इस बार जो समय रहेगा वो 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। जब भी आप पेपर स्टार्ट करो तो उससे पहले जो निर्देश दिए हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लें, जिससे कोई गलती ना हो। सभी प्रश्न करने अनिवार्य। भाग ए का प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 अंक का। भाग बी का प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1.5 अंक का। भाग सी का प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 अंक का और भाग द का प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 अंक का। तो पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। क्वेश्चनों की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। ये MK बूस्टर यूट्यूब चैनल बूस्टर सर के साथ। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णक नहीं है? देखो, ध्रुवण घूर्णक वे यौगिक नहीं होते हैं जिनमें सममिति तत्व उपस्थित होते हैं। और सममिति तत्व 3 प्रकार के होते हैं: सममिति तल, सममिति केंद्र और एक होता अक्ष। अगर ये होते तो इन ढंगना लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। तो जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो ध्रुवण घूर्णक यौगिक नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मांड प्रक्रम प्रयुक्त होता है, मतलब मांड प्रक्रम के द्वारा कौन सी धातु का शुद्धिकरण होता है? तो आप सभी जानते हो निकिल धातु के शोधन में, निकिल के शोधन में हम कौन से प्रक्रम का प्रयोग करते हैं? मांड प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। यहाँ से याद कर लेना, जर्कोनियम और टाइटेनियम के शोधन के लिए, जर्कोनियम और टाइटेनियम के शोधन के लिए बोन ऑर्केल विधि, कौन सी? जर्कोनियम और टाइटेनियम के शोधन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? बोन ऑर्केल विधि का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और। DNA में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? तो देखो, DNA के लिए था AGCT मत बजाओ, ये याद करने का तरीका था AGCT मत बजाओ। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये DNA में पाए जाते हैं। तो इनके अलावा क्या बच गया? यूरेसिल। तो यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? DNA में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं होता? तो याद करना यूरेसिल। ये यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में। क्लियर है। अगला, Ce4+ सीरेनियम के स्थायित्व का कारण है 4f7 विन्यास 4f0। देखो, अगर हम समझना चाहें तो सीरियम होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58 होता है। कितना होता है? 58 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इस पर लिखते हैं हम 4f5d6x। तो इससे पहले आखिरी गैस कौन सी आती है? जीनोन आती है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 54। तो 2, 56, 57, 58। लेकिन 4+ का मतलब चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो F में कितना होगा? 0। तो ये हो जाएगा 4f0 विन्यास। तो सीरियम 4+ के स्थायित्व का कारण होता है 4f0 विन्यास। अगला क्वेश्चन, ZnO सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन गर्म करने पर ये क्या हो जाता है? पीला। तो इस प्रकार में उत्पन्न क्रिस्टलीडोस, ये धातु आधिक्य दोष होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? A। ZnO को गर्म करने पर ये पीला हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? धातु आधिक्य दोष। अगला, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को विभेदित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं लुकास अभिकर्मक का। किसका? लुकास अभिकर्मक का। लुकास अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चला कि आप एक्टिव होकर इस पेपर को हल कर रहे हो। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, FeCN6 में एगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखो, इस कंपाउंड में जो Fe है उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +2। तो यहाँ पर Fe, इससे पहले आखिरी गैस कौन सी आती है? आर्गन 3d4s। तो लोहे का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो 18, 2, 20 और इसमें कितने आ गए? 6। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब Fe2+ है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो D में कितने बच गए? 6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या पूछा? एगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एगमित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। तो FeCN6 4- में एगमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 4
होती है। अगला क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। देखो यहाँ पर देखो अगर आप आवर्त सारणी में नीचे आओगे, ऊपर से नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे आने पर आकार बढ़ता है। जिसका आकार जितना ज़्यादा होगा वो बंध उतना इजीली टूट जाता है। अर्थात इन सब में एल्किल आयोडाइड है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, तो घटता हुआ क्रम लिखना है। तो एल्किल आयोडाइड, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड और उससे कम एल्किल क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड की और उससे कम एल्किल क्लोराइड की। अगला क्वेश्चन है माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है, एल्फा ग्लूकोज की इकाइयाँ प्राप्त होती है, इसमें प्रयुक्त एंजाइम होता है। नाम से क्लियर है माल्टोज में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, माल्टेज एंजाइम काम में लेते हैं। अब देखो ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे इन्वर्टेज एंजाइम है, ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इन्वर्टेज एंजाइम जब सुक्रोज का जल अपघटन करता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमें प्राप्त होता है। और जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज C6H12 और 6 को C2H5OH एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। और ये दोनों एंजाइम है वो हमें ईस्ट से प्राप्त होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो उम्मीद है ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे वो आपके लगभग सही हुए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। जिंक धातु का शोधन की विधि है, तो देखना जिंक धातु के शोधन की विधि जो हम काम में लेते हैं वो विधि कौन सी है, आसवन विधि। आसवन विधि, उसमें जिंक के साथ मरकरी धातु का भी शोधन कर सकते हैं। तो जिंक धातु के शोधन की विधि क्या कहलाती है, आसवन विधि कहलाती है। इसके बाद आयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ जैसे कंकर, रेत, मिट्टी आदि को क्या कहते हैं, इसको हम आधात्री, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। कि आयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियाँ पत्थर, रेत, मिट्टी होती है, उनको हम आधात्री, गैंग या क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। जो भी आयस्क हो उसको किस में परिवर्तित करना, हमें ऑक्साइड में परिवर्तन। दोहरे के स्थान दिए तो ध्यान रखना कि आयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम एक तो किसका भर्जन, दूसरा निस्तापन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। अर्थात निस्तापन और भर्जन के द्वारा अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपके लिए मुझे लगा होगा कि टफ बना होगा। कि क्वेश्चन था कि सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से यौगिक बनता है। मैं ये रिएक्शन समझा रहा हूँ। तो पहली बात तो याद होना चाहिए कि सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, तो बेंजीन वलय के ऊपर COOH और OH, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल दोनों ऑर्थो कंडीशन पे हो तो उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, एसिटिलीकरण करना, तो इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से। फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसके साथ मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी, तो यहाँ से आपका H और यहाँ से ये समूह एसिटिक अम्ल के रूप में CH3 COOH के रूप में बाहर निकल गए और बाकी समूह को आप यहाँ पे जोड़ दो। जोड़ोगे तो आपका ये COOH यहाँ पे OCOCH3 ये कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसी कंपाउंड को आप क्या कहते हो, एस्प्रिन। नाम सुना होगा, टीवी पर ऐड भी आता है, सिर दर्द के लिए काम में आती है एस्प्रिन। क्या लिखा है, एस्प्रिन। तो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से कौन सा यौगिक बनता है आपका, एस्प्रिन बनता है। एस्प्रिन यौगिक बनता है जिसका रियल रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से अगर आपको रिएक्शन याद होगी तभी आप उनका इजीली आंसर कर पाओगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले का उदाहरण देना है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिश्रण। तो याद करना क्या है कि क्लोरोफॉर्म प्लस
एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का जो मिश्रण होता है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रासरण किसे कहते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली है। तो देखो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ नीचे कम रहेगी कि प्रासरण वह प्रक्रिया है, प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक, जिसमें शुद्ध विलायक के कण, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रासरण कहलाती है। तो प्रासरण की बिल्कुल परिभाषा याद होनी चाहिए। प्रासरण वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवेश करते हैं, उन्हें हम प्रासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा वान टॉप गुणांक का सूत्र लिखिए। देखो वान टॉप गुणांक को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वान टॉप गुणांक को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आई के द्वारा। तो इसमें आपको याद रखना कि ये अणुसंख्यिक गुणों से रिलेटेड है, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका प्रेक्षित। वान टॉप गुणांक का सूत्र लिखेंगे आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यिक गुण। तो ऊपर तो आएगा प्रेक्षित अणुसंख्यिक गुण और नीचे आ जाएगा सैद्धांतिक, ये जिसको बोलते हैं परिकलित सैद्धांतिक अणुसंख्यिक गुण। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वान टॉप गुणांक ज्ञात करने का सूत्र होता है आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यिक गुण बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यिक गुण। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कमरे के ताप पर स्थायी बेंजीन डाई एजोनियम लवण कौन सा होता है। कमरे के ताप पर, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है। लिख दूँ यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण होते हैं वो नॉर्मली कमरे के ताप पर अस्थायी होते हैं, लेकिन बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट कमरे के ताप पर क्या होता है, स्थायी होता है। फॉर्मूला भी मैं लिख दूँ अगर आप चाहो तो ArN2 क्या लिखा है, ArN2BF4। अगला क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय टॉसों में दो अंतर लिखिए। तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को मुझे उम्मीद है आता होगा। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय टॉसों में क्या लिखना, दो अंतर। देखो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं उनकी यहाँ दो सीधी बात है, ज्यामिति। क्रिस्टलीय टॉसों की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय टॉसों की ज्यामिति क्या होती है आपकी, निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय टॉसों की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। इसके अलावा जो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं इनके, एक मिनट, जो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं उनके गलनांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय टॉसों के गलनांक निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय टॉसों की गलनांक है वो अनिश्चित होते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलीय टॉस है वो विषमदेशिक होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्रिस्टलीय टॉस समदेशिक होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉसों की दर में विलेयता पर ताप का प्रभाव बताइए। देखो सीधी सी बात है कि अगर किसी टॉस को दर में मिलाते हो, अगर वहाँ पर अभिक्रिया उष्मा शोषी हो रही है, यदि किसी टॉस को आप दर में मिलाते हो और वहाँ पर अभिक्रिया उष्मा शोषी हो रही है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो सर लिखोगे टॉसों की दर में विलेयता पर यदि अभिक्रिया उनमें उष्मा शोषी हो रही है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन उष्माक्षेपी होने पर, उष्मा
क्षैप्य होने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन एक बार वापस से रिपीट हो गया है। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ, घटनाक्रम नहीं है, ये लिखा हुआ है घटता हुआ क्रम लिखे। देखो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि एल्किल आयोडाइड का आकार सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड और सबसे कम एल्किल क्लोराइड। तो सबसे अधिक घटते हुए क्रम में जो सबसे बड़ा वो पहले एल्किल आयोडाइड का आकार सबसे बड़ा, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड का और उससे भी कम एल्किल क्लोराइड का। तो क्वेश्चन को आप इजीली याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस प्रकार क्वेश्चन कि एल्कोहल में बंद कोण 109 डिग्री 28 से कम है, जबकि ईथर में बंद कोण 109 डिग्री 28 से अधिक है। तो दोनों की स्ट्रक्चर बनाओ। एल्कोहल की संरचना जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा बनेगा ROH। ऑक्सीजन की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन छः हो तो 2 बंद बना ले तो 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर हो गए, 1 लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। ईथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ईथर में क्या होता है, ये एल्किल समूह है, ये O और ये एल्किल समूह होता तो लोन पेयर यहाँ पर भी है। अब इसका जब हमें आंसर लिखना तो आपके माइंड में बिल्कुल एक बात ही क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो कंडीशन ये होगी, अब यहाँ पे समझना कि एल्कोहल में क्या होता है कि एल्कोहल में केवल ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं और ईथर में लोन पेयर तो है, लेकिन इसके साथ 2 बड़े एल्किल समूह जोड़े होते हैं और एल्किल समूह जोड़ने के कारण इनका आकार फैलता है। इस कारण से इनके बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक होता है। तो आंसर कैसे लिखोगे वो मैं लिख देता हूं कि एल्कोहल में ऑक्सीजन के एलपी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। तो एल्कोहल में ऑक्सीजन के लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण के कारण इसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। अब ईथर की बात कर लें, जबकि ईथर में 2 बड़े एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण, एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण इसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक हो जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थे आपके जितने भी पहले पोर्शन में आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, दूसरे पोर्शन में आपको अति लघुरात्मक क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं इसमें लघुरात्मक क्वेश्चन आपके सामने। फलक केंद्रीय घनीय एक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता है वो ज्ञात कीजिए। जो फलक केंद्रीय को शॉर्ट में आपके लिखते हो FCC, और FCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, 74% होती है। FCC की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी प्रतिशत होती है, 74% होती है। तो फलक केंद्रित घनीय के कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके कैसे ज्ञात करनी होती है, तो इसके वीडियो का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख सकते हो। तो उसी क्लास का एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे लगाया, जिससे आप इसको अपने आंसर को अच्छे तरीके से उसका मिलान कर सकते हो। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकल और शॉर्ट की डोज में अंतर। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बेटा इनमें होता क्या है। जो शॉर्ट की शब्द, शॉर्ट की का मतलब जब आप क्रिकेट खेलते हो और किसी गेंद पर जोर से शॉट लगाएंगे तो वो बॉल बाहर निकल जाएगी। तो शॉर्ट की डोज में क्या होता है, क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रैंकल डोज में धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतःका से स्थान पर आ जाता है। तो इसका आंसर में यहाँ पे एक पेज थोड़े से हेल्प ले लेते हैं, जिसके साथ से झंझट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लें कि जब भी आपको इस प्रकार के अंतर एग्जाम में करने हो तो सीधी सी बात है कि एक तरीका की एक तरफ तो आप लिखोगे क्या, फ्रैंकल, और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, शॉर्ट की। और केवल आपको 2 ही अंतर पूछे तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकल शॉर्ट में क्या लिखोगे कि इसमें धनायन अपना स्थान
छोड़कर अंतराकाशीय स्तर पर आ जाता है। और इसमें क्या होगा, इसमें धनायन एवं ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। अब देखो इसमें क्रिस्टल जालक से बाहर जाएंगे और इसमें उसी क्रिस्टल के अंतःकाश में, तो सीधी सी बात है कि इसमें घनत्व, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि इसमें क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, दो अंतर अपने लिए सफिशिएंट है। बाकी आप जो भी दो अंतर लिखे होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके सामने टॉर्सो की विषमदेशिक और समदेशिक प्रकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सीधी सी बात है कि विषमदेशिक गुण कौन से टॉर्सो में पाया जाता है, क्रिस्टलीय टॉर्स। क्रिस्टलीय टॉर्सो में कौन से गुण होते हैं, विषमदेशिक गुण पाया जाता है। और जो समदेशिक का गुण होता है वो किस प्रकार के टॉर्सो में होगा, अक्रिस्टलीय टॉर्सो में। तो याद रखना कि टॉर्सो में विषमदेशिक गुण तो क्रिस्टलीय टॉर्सो में होगा और समदेशिक का गुण अक्रिस्टलीय टॉर्सो में होगा। अंतर कैसे लिखोगे, इसके एक्सप्लेन तो इसका मेरी ऑनलाइन क्लास का एक स्क्रीनशॉट है, वो मैंने आपकी स्क्रीन के पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको देख के इसका आंसर कैसे याद कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है परंतु अणुसंख्यता नहीं। देखो अणुसंख्यता का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु। देखो इसका यह लिख देते हैं कि अणुसंख्यता का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की संख्या। तो सीधी सी बात है कि संख्या कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अभिकारक अगर शून्य होगी तो फिर अभिक्रिया कहाँ से होगी। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है, इसलिए कभी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन कोटि क्या होती है, जो कोटि होती है वो अभिक्रिया की कोटि वो वेग निर्धारक पद पर अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करती है कि कितने अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होती है। तो जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है, कौन सी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी कोटि की होती है, शून्य कोटि की होती है। क्योंकि उत्प्रेरक की जो सतह होती है, सक्रिय सतह निश्चित होती है, उससे एक बार में निश्चित अणु ही जुड़ सकते हैं। इस कारण से उनकी सांद्रता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण से अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। तो सीधे रखना कि किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है परंतु अणुसंख्यता शून्य नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है कि जो अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, इसके लिए क्या लिखोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के। चलो मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन ढंग से लिख देता हूँ जहीं आपके कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसका आंसर है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है ये कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उससे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब किसी अभिक्रिया में अगर सपोज करो आपने जल को आधिक्य में ले लिया तो उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अभिक्रिया की कोटि में काउंट नहीं होगा। और सीधी सी एक लाइन याद होनी चाहिए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। क्योंकि उत्प्रेरक की जो सतह होती है, सक्रिय सतह,
क्योंकि उत्प्रेरक की सक्रिय सतह निश्चित होती है। उत्प्रेरक की सक्रिय सतह निश्चित होती है। अब देखो, अगर अणुसंख्यता के लिए बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। और अभिक्रिया में जब अणु शून्य कब होगा, जब अणु भाग ही नहीं ला, तो ये बात पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर इस पास आप लिख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि न्यूमेरिकल एक अच्छा सा, उस पर बात कर लेते हैं। एक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता 0.4 m तथा वेग स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। उसका आधायुकाल ज्ञात कीजिए। अब काफ़ी बच्चे इस सवाल में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सवाल काफ़ी इजी, अगर आप समझ पाओगे तो इसको देखो। आधायुकाल ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि आधायुकाल अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। तो ये वेग स्थिरांक दिया है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या दिया है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये वेग स्थिरांक कौन से वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, शून्य कोटि। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि। अब शून्य कोटि अभिक्रिया का हमें आधायुकाल ज्ञात करना, तो आधायुकाल ज्ञात करने का तरीका क्या था, T½ बराबर प्रारंभिक सांद्रता बट्टा 2K। अब प्रारंभिक सांद्रता सवाल में आपको कितने दिए, 0.4, 2 आगे, और वेग नियतांक कितना दिया आपको सवाल में, 2.5 × 10⁻⁴। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो पूरा। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 8 × 10⁻² सेकेंड। तो उसकी आधायुकाल शून्य कोटि अभिक्रिया का जो आधायुकाल इनके द्वारा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 × 10⁻² सेकेंड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया कि आपका ये आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेंथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है, कारण दीजिए। आपने ये चैप्टर नंबर 8 का ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि लेंथेनाइड, जो लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन बोलते हैं, उसकी तुलना में लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड में यह आकुंचन होता है, अधिक होता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके डिटेल से, कि आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि लेंथेनाइड में, देखो लेंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है। लेंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में भरा जाता है, जबकि एक्टिनोइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है, 5f में भरा जाता है। फिर अब यहाँ से आपको याद रखना कि 5f इलेक्ट्रॉन में 5f इलेक्ट्रॉन में 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है, जिसके कारण एक्टिनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड श्रेणी की तुलना में अधिक संकुचन होता है। अब देखो ये तो आंसर लिखने का तरीका था, शॉर्ट में आपको किसे याद करना था कि 4f की तुलना में जो 5f कक्षक होंगे, 5f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वहाँ पर परिरक्षण प्रभाव है वो काफ़ी
कम लगता है, और काफ़ी कम लगेगा तो सीधी बात है उनके आकार में ज़्यादा कमी आएगी, जिसके कारण लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड श्रेणी का जो संकुचन होता है वो अधिक होता है। तो ये आंसर आप लिख दोगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम द्वितीय और तृतीयक श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी की तुलना कीजिए। देखो सबसे पहली बात तो आयनन एंथैल्पी आपकी क्लियर होनी चाहिए। आयनन एंथैल्पी क्या है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब प्रथम द्वितीयक और तृतीयक, देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व की बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? स्केडियम से। द्वितीयक श्रेणी होती है इट्रियम से, और तृतीयक श्रेणी होती है लैंथेनम से। तो जो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आकार में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है कि उसके बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सीधी बात है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी के तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी की हमें कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर कर सकते हो। एक दौर कि ये तो यहाँ से स्टार्ट हो, इसके बाद वाले तत्व है। और द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं इनका आकार तो लगभग समान होता है, तो इनकी तो जो आयनन एंथैल्पी होगी वो बिल्कुल क्या होगी? समान होती है। तो इसको आप आंसर लिखोगे तो इसका आंसर हम इस प्रकार से यहाँ से रिप्रेजेंट, इसका आंसर ये आप लिखोगे कि पहली बात तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी का आकार लगभग समान होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान समान होता है। तो ये आंसर आप इनका लिखते आ सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया है प्रतिलोच चुंबक तत्व और फेरिक चुंबक तत्व की तुलना कीजिए। पहले तो सीधी सी बात है, इनका आपको एग्जाम्पल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि प्रतिलोच चुंबक तत्व का जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीज ऑक्साइड MnO। मैग्नीज ऑक्साइड किसका एग्जाम्पल? प्रतिलोच चुंबक तत्व का। अब हम बात करते हैं फेरी चुंबक तत्व। तो इसके लिए एक तो हम लिखते हैं मैग्नेटाइट Fe3O4, क्या लिखते हैं? Fe3O4। इसके अलावा मैग्नीशियम Fe2O4 और Zn Fe2O4। मैग्नीशियम फेराइट और जिंक फेराइट इसके एग्जाम्पल है। जो प्रतिलोच चुंबकीय तत्व में क्या होता है? एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आधे की दिशा विपरीत होने के कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ एकमित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करने का तरीका क्या था कि विलय का भार, देखो विलय का भार ऊपर लिख दो, विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन, और ml में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो विलय का भार कितना है? 5 ग्राम। विलय का NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 40, और कितना ml है? 500 ml, ठीक है। और ml में लिया तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई किया? 1000 से। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 1 बिंदु से 1 बिंदु गई, तो कितना होगा? 5, और इसको गुणा किया तो 20। अब 5/20 आया है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 5 में 20 का भाग दोगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 0.25, और मोलरता ज्ञात करें तो मात्रक जरूर लिखें
कि मोल प्रति लीटर, अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ स्क्रीन पे कि Cr2 प्लस अपचायक है जबकि मैग्नीज 3 प्लस ऑक्सीकारक, यद्यपि दोनों का विन्यास क्या है, D4 है। दोनों का विन्यास क्या है, D4 है। क्यों? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं डिटेल से कि तो Cr2 प्लस अपचायक और Mn3 प्लस ऑक्सीकारक जबकि दोनों का विन्यास D4 है। तो जो सीधी सी बात है कि इसको इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे एग्जाम में कि Cr2 प्लस अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धपूरित T2G कक्षक होता है। अर्धपूरित T2G कक्षक होता है। तो समझना है कि जो पहले तो अपचायक के लिए बात करना। अपचायक का मतलब ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। Cr2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा जिससे इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित हो जाएगा, और D3 में परिवर्तित होने का मतलब इसका T2G कक्षक है वो अर्धपूरित हो जाएगा। इसके कारण ऐसा होता है जबकि Mn3 प्लस से Mn2 प्लस में परिवर्तित होगा। ये 3 प्लस से 2 प्लस में परिवर्तित होगा क्योंकि जो ऑक्सीकारक, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन 3 प्लस से 2 प्लस में परिवर्तित होने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है क्योंकि इसका विन्यास D5 हो जाता है। और D5 क्या होता है, अर्धपूरित D कक्षक होता है। D5 में 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब विन्यास क्या हो गया कि इसका जो D कक्षक है वो अर्धपूरित हो गया, जिससे इसे अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है क्यों? तो जो सीधी सी एक लाइन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो अनुनादित संरचना बनती है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, और फिनॉल से बनता है फिनोक्साइड आयन। फिनॉल से क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणावेश आता है वो ऑक्सीजन परमाणु पे आता है, इसके कारण इसकी जो अनुनादित संरचना होती है फिनॉल की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। इस कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। इसका आंसर कैसे लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पे, वहाँ से आप इसको इजीली अच्छे तरीके से इसका आंसर आप लिख पाओगे। इसके बाद अब चलते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना कि पहला क्वेश्चन दिया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया, देखो क्वेश्चन नंबर 16 से आपके 18 वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए और इसके अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, समझाइए। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है। यही लिख दो परिभाषा में ऊपर कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको इससे क्या पूछा, उदाहरण। तो सीधी सी बात है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने क्या लिखा, N2 प्लस
3H2 और ये अभिक्रिया मैंने आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई और 2NH3 बन गया। तो ये कौन सी कोटि का उत्प्रेरक ले लिया, इसका मतलब ये कौन सी कोटि का हो गया, शून्य कोटि का। अब इसके आदायकाल पारंपरिक सांद्रता के समानुपाती होता है, तो इसके आदायकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T½ बराबर R0/2 के। तो ये तो नियतांक है और इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, T½ समानुपाती R0। R0 का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, अर्थात जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो आदायकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगला है इसी के अथवा वाले क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो जो शून्य कोटि और प्रथम कोटि में अंतर इतने है कि शून्य कोटि में आपने क्या लिखा था कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की जब परिभाषा लिखनी है तो शून्य शब्द के स्थान पर क्या लिख दो, प्रथम घात के समानुपाती होता है, उससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वैसे एग्जाम्पल नहीं पूछा, फिर एग्जाम्पल फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना, N2O5 का तापीय अपघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखना शून्य कोटि या प्रथम कोटि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसका अगर आप डेरिवेशन व्युत्पन्न करोगे, तो आपको क्या आएगा, K बराबर 2.303/T log R0/R। कुछ आगे स्थान पे एक को लेकर चलाएंगे तो उनका समीकरण कैसे बनेगा, 2.303T log A-x। तो इस A-x, तो ये लास्ट में आपको डेरिवेशन प्राप्त होगा। अब ये डेरिवेशन कैसे प्राप्त हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट है वो आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से मिलान कर सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 आपके सामने, पेरोक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और नीचे इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन को HBr के साथ योग से यौगिक M बनता है और उस यौगिक जो यौगिक X बनता है, ये X है, यौगिक X बनता है और यौगिक X की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर यौगिक Y बनता है। तो यौगिक X तथा Y के नाम लिखे तथा इनमें निहित रासायनिक समीकरण हमें लिखकर बतानी है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर करते हैं कि पेरोक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं। देखो कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी, एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो वह एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होती है। अगर एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वह एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होती है। इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और बता दूं कि ये कब लागू होगा, जब आप हाइड्रोजन हैलाइड नहीं लोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर। तो याद रखना कि एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई तब अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी, इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। अब जो इसका अगर आपको आंसर एक एग्जांपल समझाने, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और अभिक्रिया करवा दी मैंने HBr से H2O2 की उपस्थिति में। तो सीधी सी बात है कि आपका H यहाँ जोड़ेगा और Br यहाँ जोड़ेगा, तो आपका जो उत्पाद है वो CH3CH2CH2Br। तो ये अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से उत्पाद आपका 1-ब्रोमोप्रोपेन बना है। अब देखो इसमें जो सवाल में जो रिएक्शन पूछी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो इस रिएक्शन ये है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेन की अभिक्रिया HBr से करवाते हैं। कैसे, देखो इसको हम यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेन की क्रिया किससे, HBr से। तो देखो प्रोपेन का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
हो गया। इसकी अभिक्रिया HBr से, इसके उपस्थिति में प्रोक्साइड H2O2 की, तो सीधी बात है H इस कार्बन से जोड़ेगा और Br इस कार्बन से जोड़ेगा, तो ये आपको बन जाएगा CH3CH2CH2Br। ये कंपाउंड आपका हो गया X, जिसका क्या नाम हो गया। अब देखो ये X जो कंपाउंड बना है उसकी क्रिया किससे करवा रहे हो, जलीय KOH से, तो यहाँ से K और यहाँ से Br अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2OH, एल्कोहल बन गया। और ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, Y। तो ये तो रिएक्शन हो गई। अब यहाँ आपको नाम लिख के बताना है, तो X के रूप में जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, 1-ब्रोमोप्रोपेन। और ये जो Y के रूप में जो कंपाउंड बना वो क्या हो गया, प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल। थोड़ा सा पकड़ लेते इसको, N प्रोपिल एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम आगे चलते हैं कि इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है कि DDT का पूरा नाम लिखना है। तो नाम तो एकदम इजीली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल। DDT का पूरा नाम क्या होगा, पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट रिएक्शन दी है, C2H5OH की क्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं। तो देखो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि C2H5OH की क्रिया जब PCl3 के साथ करेंगे तो आपका जो उत्पाद है वो बनेगा C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बन गया। अब इस एथिल क्लोराइड जो X बन गया, अब इस X की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, तो रिएक्शन सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बिल्कुल पहचान होनी चाहिए यह अभिक्रिया कौन सी होगी, वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया में दोनों एल्किल समूह जुड़ जाते हैं और यहाँ 2Na की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो C2H5 बन गया प्लस 2NaCl। तो देखो C2H5 में कितने कार्बन बन गए, 4, तो ये ब्यूटेन बन गया। तो ये तो हो गया आपका Y कंपाउंड। और C2H5 ये बना एथिल एल्कोहल, ये हो गया आपका X कंपाउंड। तो जब भी लिखो तो इनके नाम जरूर लिखना, एथिल क्लोराइड। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में अथवा में से एक ही क्वेश्चन करना, तो उम्मीद आप इजीली इनको कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ हम बात करें डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है, समीकरण दीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया का नाम और समीकरण लिखिए, और हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो देखो क्वेश्चन को मैं यहाँ समझा देता हूँ। पहले हम बात करते हैं डाई एजोटीकरण की। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिलीन है, एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2, इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। नाइट्रस अम्ल ना लें तो NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण के साथ ये अभिक्रिया 273 केल्विन पे होती है और आपका कंपाउंड है बेंजीन वाले पे N2Cl बनता है। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। और Cl तो क्लोराइड हो गया। यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, एजोटीकरण। तो ये 18 का पहला क्वेश्चन हो गया, इसको हम क्या नाम देंगे, एजोटीकरण। इसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्या होता है कि इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोफ्लोबोरिक अम्ल से करवाते हैं। तो उसके अंदर आपका यहाँ N2BF4 बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से ये जो Cl आपको बाहर चला जाएगा। इस कंपाउंड को अब हमने क्या किया, जो कंपाउंड अपना बनाया N2BF4, अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो यहाँ से गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इस बेंजीन वाले पर एक F जुड़ जाएगा प्लस N2 और आपका BF3 अलग हो जाएगा। तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। और इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपका बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को बाल्ज-सीमान अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक आपको क्या देना है, नाम
वह संरचना सूत्र पूछा है तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो तो ये हो जाएगी संरचना, बेंजीन वाले S डबल बॉन्ड O Cl। तो ये तो गया इसका संरचना सूत्र। इसका नाम क्या होता है? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो सूत्र होता है बेंजीन वाले S डबल बॉन्ड O Cl, क्या बोलते हैं इसको? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन बोलेंगे बेटा, देखना थोड़ा शब्दों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन का, उसकी बात हम कर लेते हैं कि अथवा वाले क्वेश्चन की भी बात कर लें कि लगभग समान अणुभार वाले एल्केन, एमीन और एल्कोहल का क्वथनांक का बढ़ता क्रम उदाहरण सहित समझाइए। देखो इसको अगर क्वेश्चन को आंसर करना तो अपने माइंड में एक ही बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि एल्केन, एमीन और एल्कोहल, तो सबसे अधिक बढ़ता क्रम पूछा है तो सबसे कम तो होता है एल्केन का, उससे अधिक होगा एमीन का और सबसे अधिक होता है आपके एल्कोहल का। क्या होता है? एल्कोहल का। एग्जाम्पल लेके समझाना तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 कार्बन का ले लेते हैं तो इसमें CH3 CH2 CH3, ये तो प्रोपेन हो गया, CH3 CH2 CH2 NH2, ये क्या हो गया आपका? एमीन हो गया। और एक एल्कोहल लेना तो इसकी जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ आपका CH3 CH2 CH2 OH। तो ध्यान रखना एमीन की तुलना में क्वथनांक किसका अधिक होता है? एल्कोहल का, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसकी प्रबलता इस एमीन वाले हाइड्रोजन बंध से अधिक होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन दी है आपकी कार्बल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दी है? कार्बल एमीन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया की सहायता से हम प्राथमिक एमीन की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या करते हैं? और ये कार्बल एमीन अभिक्रिया केवल कौन देता? प्राथमिक एमीन देता है। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे कि प्राथमिक एमीन के जैसे में लिख दिया CH3 CH2 NH2। प्राथमिक एमीन अभिक्रिया किसके साथ होती है? क्लोरोफॉर्म के साथ CH, तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और क्षार की उपस्थिति में तो KOH। अब होता क्या है कि यहाँ से 3 K के साथ 3 और Cl अलग हो गए, यहाँ से 2 H 1 H यहाँ से, और ये तीनों बन के जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं। बच्चा क्या? CH3 CH2 NC, एथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl और 3 H2। तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कार्बल एमीन अभिक्रिया है। कार्बल जो एमीन अभिक्रिया है वो केवल कौन देता है? प्राथमिक एमीन देता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अणुसूत्र C3H9, क्या लिखा है? अणुसूत्र C3H9 N से प्राप्त विभिन्न समायोगों की संरचना व IUPAC से नाम लिखे। देखो सीधी सी बात है कि 3 कंडीशन समझते हैं। पहला आपको फॉर्मूला दिया है C3H9N, तो एक तो इनमें स्थिति समायोगता होती है। कौन सी समायोगता होती है? थोड़ा इसका देख लेते हैं। स्थिति समायोगता देखो कैसे, CH3 CH2 CH2 NH2। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे? CH3 CH NH2 CH3। तो देखो इसमें एमीन 1 नंबर कार्बन पे जोड़ा है और इसमें एमीन 2 नंबर पर कार्बन पे, तो इसका नाम तो क्या होता है? प्रोपेन 1 एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमीन। तो ये जो समायोगता मैंने बताई है ये कौन सी समायोगता है? ये हो गई आपकी स्थिति समायोगता। ठीक है। अब इनके अलावा इसी कंपाउंड में क्रियात्मक समायोगता भी पाई जाती है। कैसे समझना? CH3 CH2 CH2 NH2, ये तो गया प्राथमिक एमीन। CH3 CH2 NH CH3, ये हो गया द्वितीयक एमीन। अगला CH3N CH3 CH3, ये हो गया तृतीयक एमीन। तो यहाँ पर जो समायोगता है वो कौन सी है? क्रियात्मक समूह समायोगता। अब जो इसका नाम तो आपने अभी लिख दिया, क्या हुआ? प्रोपेन 1 एमीन। इसका नाम क्या होगा? एक तरफ एथिल है, एक तरफ मेथिल और एथिल है, तो इसका हो जाएगा N मेथिल एथेन एमीन। इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? NN
डाइमेथिल मेथेन एमीन। तो ये नामकरण आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी पेपर लंबा हो गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। देखो, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक संकुल को परिभाषित कीजिए। तो होमोलेप्टिक क्या होगी? ऐसे संकुल होगी कि जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं, वो तो क्या कहलाएंगे? होमोलेप्टिक। और जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जब केंद्रीय धातु से जुड़े हो तो वो कहलाएंगे हेटेरोलेप्टिक। तो इसमें क्या लिखना था कि ऐसे संकुल जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड किसी जुड़े हो? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हो, वो तो होमोलेप्टिक। और अलग अलग लिगेंड या विभिन्न प्रकार के लिगेंड जब केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हो तो हेटेरोलेप्टिक। अगला है, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के संपर्क से डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का चित्रित कीजिए। तो वो आपकी स्क्रीन के सामने इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उभयदंतुक, अभय नहीं है ये, उभयदंतुक लिगेंड और किलेट लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, सीधी बात है कि दोनों में दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन जैसे देखो, उभयदंतुक लिगेंड के लिए हम क्या बोलेंगे? उभयदंतुक लिगेंड कि वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है, जबकि किलेट लिगेंड में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाकर वलय का निर्माण करते। तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि उभयदंतु लिगेंड में तो दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही बंध बनाएगा। किलेट में दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होते हैं और वो सब बंध बना के एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि EDTA 8वें वाले की बात कर लेते हैं। EDTA 4- का पूरा नाम व संरचना सूत्र लिखें। देखो, बात करें EDTA की तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? CH2 CH2 N CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस CH2 COO माइनस, इधर CH2 COO माइनस। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। थोड़ी स्पीड बढ़ा देगी, फटाफट क्वेश्चन हो जाए। अगला है, निम्न उपसंयोजन यौगिकों का हमें सूत्र लिखना है। तो क्या नाम था? टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो केंद्रीय धातु क्या होगा इसमें? कोबाल्ट, फिर डाईएमीन टेट्राएमीन। तो टेट्राएमीन का मतलब NH3 कितने हो गए? 4, और डाई एक्वा का मतलब H2O कितने हो गए आपके? 2। ठीक है, और सीधी बात है कोबाल्ट का ऑक्सीजन 3 होता है, तो सीधी बात है कि यहाँ आ जाएगा Cl3। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगला है
क्रिस एथेन 1,2 डाइएमिन, ये द्विधान्तु लिगेंड हो गया। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो इसका क्या बनेगा Cr, फिर एथिलीन डाइएमिन कितने 3 कोष्टक बंद Cl3। अगला क्वेश्चन, चतुष्फल के ज्यामितीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती क्योंकि इनके बंद कोण का मान फिक्स होता है और इनमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्यों? और FeNH3 के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो चतुष्फल के यौगिकों ज्यामितीय युक्त यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है क्योंकि इनमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब समपक्ष और विपक्ष, जिसके कारण इनके समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनते हैं, जिसके कारण इनके समपक्ष एवं विपक्ष, जिसके कारण इनके समपक्ष एवं विपक्ष रूप नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि इसकी हमें FeCN3 की ज्यामितीय समावयवों की क्या बनानी है, आपको संरचना बनानी है। तो जो समन्वय संख्या कितनी हो गई 2 और 4 कितनी हो गई 6, तो 6 में इसकी आकृति कैसे बनेगी वो देखना आप यहाँ पे। 6 में अष्टफल की बनती है, तो Fe 1 2 3 4 5 6, एक इधर और बना लो। Fe, अब देखो समपक्ष रूप बनाना तो दोनों NH3 मैंने क्या कर दिए पास में रख दिए और Cn को दूर दूर कर दिया, ठीक है Cn। और विपक्ष रूप बनाना है तो दो समान लिगेंड होंगे, वो क्या होंगे आमने सामने, क्या होंगे आमने सामने। अब देखो इस संकुल में एक चीज़ और बता दूँ मैं, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर है कि इस पे होगा तो इस पूरे कंपाउंड पे -2 है, पूरे कंपाउंड में कितना -2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -2। तो ये बन गया आपका कौन सा रूप, ये कौन सा रूप हो गया आपका समपक्ष, और ये कौन सा रूप हो गया विपक्ष। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसकी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा पेपर है तो टाइम लगता है, और बिल्कुल अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, क्योंकि इस प्री बोर्ड लेने का मतलब ये है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने को बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने। तो टोलेन अभिकर्मक क्या है और इसकी उपयोगिता लिखे। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर स्पेस है तो मैं देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 में ही पहला है, तो क्या लिखोगे कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, क्या है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता है, इसकी सहायता से एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद किया जा सकता है। तो आगे लिख सकते हो कि इसकी सहायता से एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद किया जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि केनिजारो अभिक्रिया की रासायनिक, तो केनिजारो अभिक्रिया कौन सा रहता है, ऐसे कार्बोनिल समूह जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वजह से फॉर्मेल्डिहाइड है। तो क्या गया H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, और क्षार तो KOH ले लिया, तो ये यहाँ से टूटेगा, इस H को एक यहाँ से तोड़ो तो क्या हो जाएगा HOH। तो एक का हो जाता है ऑक्सीकरण और दूसरे का हो जाता है अपचयन, तो HCOONA ये बनता है। तो ये केनिजारो रिएक्शन हो गई। अगली है हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ये वो
कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिसकी अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवाई जाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिख दूं, CH3 COOH रेड फास्फोरस के साथ यहाँ हेलोजन की क्रिया करवा दी तो क्या हो जाएगा, CH2Cl COOH। तो इसमें अल्फा हेलोजन अम्ल का निर्माण होता है। किसका? इसमें हेल्फोलार जेलेंस की अभिक्रिया के अंदर, हेल्फोलार जेलेंस की अभिक्रिया के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अणुसूत्र C5H10O युक्त कार्बोनिल यौगिक NaHSO3 के साथ क्रिया नहीं देता है, ये यौगिक कौन सा है? देखो बेटा सीधी बात समझना, कार्बोनिल कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? यौगिक उत्पाद बनाते हैं। लेकिन कौन से, तो उसको आप यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में क्लियर हो जाए कि देखो एल्डिहाइड, CH2 को एल्डिहाइड, और एक ये क्या है C डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलते हैं मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन, और ये हो गया आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और मेथिल कीटोन होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कर लेता है। लेकिन अब हमें ये आइडिया लगाना कि इसमें कौन सा कंपाउंड, तो C5H10O। तो अगर इसके स्ट्रक्चर में अगर ऐसे बनाऊं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, देखो तो यहाँ तो मेथिल कीटोन है, ये आगे कुछ भी जोड़ा कोई मतलब नहीं, तो ये तो क्या देगा आपका, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। लेकिन अगर मैंने कंडीशन इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब इसके अंदर मेथिल कीटोन नहीं है, इधर भी एथिल है इधर भी एथिल है, इसमें मेथिल कीटोन नहीं है। तो ये कंपाउंड देखो 1 2 3 3 पे कीटोन है, तो 3 पेंटेनोन, तो 3 पेंटेनोन अणु काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10, एक ऑक्सीजन। तो जो 3 पेंटेनोन है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया नहीं करता है, क्योंकि ना तो इसमें एल्डिहाइड है। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और मेथिल कीटोन समूह उपस्थित नहीं है। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, स्पीड से फटाफट कर लेते हैं, पेपर काफ़ी लंबा हो गया। तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कौन देता है? समझिए RC डबल बॉन्ड OCl, इसका आपने क्या कर दिया, अपचयन। अपचयन किसकी उपस्थिति में? बेरियम प्लेटिनीकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में 2H तो 1H, Cl बाहर चले जाएगा तो आपका RC डबल बॉन्ड OH, ये तो बन गया आपका एल्डिहाइड और यहाँ से HCl बाहर। ये थी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। अब देखो अगला क्वेश्चन समझो कि निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक समीकरण, जो सोडियम एसीटेट से मेथेन बनाना है, तो ये क्या होगा? जो सोडियम एसीटेट का मतलब CH3COONA, और मेथेन बनाना तो इसकी क्रिया करवा दो सोडा लाइम के साथ। ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवा दिया, तो यहाँ से ये चीज़ें अलग हो जाएगी, तो इसके साथ A जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4 + Na2CO3, तो ये आपका बन गया सोडा, क्या बन गया? मेथेन बन गया। तो सोडियम एसीटेट से क्या बन गया? मेथेन। अगली रिएक्शन की बात करें कि मेथिल बेंजीन से हमें क्या बनाना है? बेंजोइक अम्ल। तो मेथिल बेंजीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर CH3। अब जो सीधी सी बात है कि मेथिल बेंजीन, तो मेथिल बेंजीन हो गया। अब इसको हमें किस में परिवर्तित करना है? बेंजोइक अम्ल में। तो ये देखना, अगला क्या था? मेथिल बेंजीन से हमें किसका निर्माण करना है? बेंजोइक अम्ल। तो ये हो गया मेथिल बेंजीन, जिसको टॉयलेट में, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? बेंजोइक अम्ल। इसका मतलब यहाँ पर इसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? COOH। तो क्या करना है कि ये आपका जो मेथिल बेंजीन है, इसका KMnO4 के साथ सारे माध्यम में क्रिया करवानी है। तो उससे क्या होगा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका अम्लीय माध्यम में जब आप जलावटन करोगे तो उस कंडीशन में आपको ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिनॉल और बेंजोइक अम्ल में विभेद कैसे करोगे? तो जो सीधी सी बात है कि बेंजोइक अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है,
तो फिनोल और बेंजोइक अम्ल दोनों की क्रिया हम किससे करवाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो बेंजोइक अम्ल में जो CO2 गैस है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती नजर आएगी, जबकि फिनोल इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता क्योंकि ये दुर्बल अम्ल होता है। तो इसलिए लिखोगे फिनोल और बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाने पर बेंजोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई नजर आती है, जबकि फिनोल में ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन है वो अपना अभी मैंने देखा तो पता चला कि एक क्वेश्चन अपना शुरुआत में रह गया है जल्दीबाजी में, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 या 14? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। तो टोलुइन, क्लोरीन व जल के प्रयोग से बेंजल्डिहाइड किस प्रकार बनाया जा सकता है? समीकरण समझाइए। देखो हमें पहले बात क्लियर करनी थी कि हमें टोलुइन से क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड बनाना है। टोलुइन से हमें किसका निर्माण करना है? बेंजल्डिहाइड का निर्माण करना। तो जो समीकरण अपने माइंड में क्लियर है कि हमें क्या करना है। टोलुइन का मतलब पहले बात क्लियर करो, बेंजीन वाले के ऊपर CH3 बनाना क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन वाले के ऊपर CHO जोड़ना है। तो जो इसका फिर आइडिया दिमाग में कैसा आएगा, तो क्या करो कि पहले इस पार्श्व श्रृंखला का क्लोरीकरण कर दो। तो क्या होगा, ये लिया CH3 और इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH, 2H बाहर चले जाएंगे तो यहाँ Cl2 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसका क्या कर दो, जलावटन कर दो H2 सूर्य के 373 केल्विन पे, तो दोनों H दोनों Cl बाहर चले जाएंगे और O यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो CHO ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड प्लस 2HCl। तो ये मैंने स्पीड से फटाफट बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कि आपका जो ऑनलाइन प्री बोर्ड का पेपर है वो मैंने समाप्त करवा दिया है। पहला प्री बोर्ड था, पेपर काफ़ी थोड़ा सा अलग है, काफ़ी आपको परेशानी आएगी। बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार का पेपर आपसे पूछा जाएगा। ये प्री बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल था, तो 16 तारीख का फर्स्ट प्री बोर्ड अपना हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्री बोर्ड होगा वो 20 तारीख को होगा। तो बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि बार बार आप जब प्री बोर्ड दोगे तो आपके सामने नए नए क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन गलत होंगे आप उसको अच्छे तरीके से याद करोगे, लिखने की प्रैक्टिस बनेगी। क्योंकि मुझे भी 1-1.5 घंटे कंटिन्यू जब पेपर सॉल्व करवाते तो काफ़ी परेशानी आती है, तो आपको तो 2 घंटे 45 मिनट उसको कंप्लीट ढंग से करना है। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।